कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स ग्रुप के सीईओ सुयू को दिखाया जाता है। अभी सारे मीडिया वाले ये बातें कर रहे थे कि सुयू जल्दी ही गु फैमिली की गुमान से शादी करने वाला है। यह शादी उन दोनों की फैमिलीज ने तय की थी। सुयू को गुमान से शादी नहीं करनी थी, जिस वजह से अभी वो काफी चिढ़ रहा था। तभी ही वहाँ पर सुयू के ग्रैंडपा आकर कहते हैं कि गु फैमिली ने हमारी कंपनी को आगे ले जाने में काफ़ी मदद की है। गुमान के फादर से मैंने वादा किया था कि मैं इन दोनों की शादी कराऊंगा। अभी गुमान सुयू को काफ़ी पसंद करती है, तो शादी करने के लिए और क्या चाहिए। यहाँ सुयू गुमान से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की हो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, बल्कि मेरी कंपनी की वजह से मेरे पीछे पड़ी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। गुमान कहती है कि देखो तुम कुछ गलत समझ रहे हो। यहाँ पर वो उसे कुछ समझाना चाहती थी, पर यह वेडिंग रिंग को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर कहानी हमें सीधा 5 महीने के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ न्यूज़ में बताया जा रहा था कि गुमान कहीं गायब हो गई है, जिस वजह से सुयू ने अपनी सगाई उससे तोड़ दी है। 5 महीने होने को आए पर गुमान का कोई अता पता नहीं। सुयू के ग्रैंडपा की तबीयत अभी काफी खराब थी, पर वो अपना इलाज नहीं करवा रहे थे। वो बस जिद पर अड़े थे कि तुम कहीं से भी गुमान को ढूंढ कर लेकर आओ, वरना मैं अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। सुयू के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए, उसका ग्रैंडपा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। वो कहता है कि ग्रैंडपा तो जिद पर अड़ गए, 5 महीने होने को आए पर उस लड़की का कोई अता पता नहीं, तो मैं उसे कहां से ढूंढ कर आऊंगा। पर ग्रैंडपा के लिए मुझे ये करना ही होगा। आगे हमें च्योमे नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में सेम टू सेम गुमान जैसी थी। वो कहती है कि मैं मैक्स ग्रुप में कैंटीन में काम करती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही अनलकी हूँ और दुनिया की सारी मुसीबतों को किसी ने मेरा पता बता दिया है। मेरी लाइफ किसी एडवेंचर से कम नहीं। ये उसकी एडॉप्टिव मदर है, जो कि च्योमे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे तो बस अपना प्यारा बेटा पसंद है, जिसके वो पूरे दिन गुणगान गाया करती है। और ये उसका सौतेला भाई हमेशा ही उसे बुली करता है। उसकी गलती न होने के बावजूद भी उसे किसी मुसीबत में फंसाकर अपनी माँ से डांट खिलवाता है। वो कहती है कि मुझे लगा कि मैक्स ग्रुप में कैंटीन में काम करने के बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी। अगर मैं पैसे कमाने लगी तो घर में मुझे इज्जत मिलेगी, पर कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा। मुझे तो यहाँ पर भी सभी लोग बुली करते हैं। एक लड़की उसके ऊपर कभी तो चाय फेंक देती है, तो कभी उसकी गलती ना होने के बावजूद भी मैनेजर के पास से उसे डांट खिलवाती है। उसके घर में जैसा माहौल था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। च्योमे कहती है कि लगता है कि मेरे नसीब में सब कुछ बुरा होने को ही लिखा है। वहीं सुयू अभी भी गुमान को ढूंढ रहा था। 6 महीने बीत गए थे, पर गुमान अभी तक उसे नहीं मिली थी कि वो कहता है कि ग्रैंडपा के खातिर उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। तभी ही च्योमे वहां से गुजरती है। सुयू की नजर जब उस पर पड़ती है कि वो भागकर उसके पास आकर उसे गुमान कह के बुलाता है। च्योमे कहती है कि गुमान? कौन गुमान? तुम जैसे छिछोरे लड़के मैंने काफी देखे हैं, मौका देखा नहीं कि चांस मारने आ गए। अब हटो यहाँ से, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हूँ। वेल यहाँ पर उसे पता नहीं था कि ये लड़का उसकी कंपनी का चेयरमैन है। जब वो कैंटीन में वापस आती है कि कोई लड़की उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाती है कि इसने मेरी लिपस्टिक चुरा ली। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ का मैनेजर था, इसलिए ये लड़की को ज्यादा ही रौफ झाड़ रही थी। कैंटीन में काम करने वाले सभी को पता था कि च्योमे ऐसा नहीं कर सकती, पर मैनेजर की वजह से कोई भी उसकी साइड नहीं था। सभी लोग यही कह रहे थे कि इसे फायर कर दो। वो अपना बिखरा सामान उठाकर वहां से जा ही रही थी कि वहां पर सुयू आ जाता है। वो च्योमे का चेहरा काफी ध्यान से देख रहा था। वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे फियोंसे जैसे दिखती हो। सुयू को देखकर कैंटीन में काम करने वाला एक लड़का, जो कि च्योमे का अच्छा दोस्त था, वो सुयू को यहाँ के सारे इंसिडेंट के बारे में बता देता है। सुयू कहता है कि मेरी कंपनी में इस तरह के झूठे लोगों की कोई जगह नहीं, इन सबको फायर कर दो। ये सुनकर मैनेजर अपनी गर्लफ्रेंड को एक चाटा लगा देता है कि तुझे अपनी लिपस्टिक की बहुत पड़ी थी ना, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। आगे सुयू उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने के बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फियोंसे होने का नाटक करो। च्योमे तो डर जाती है कि ये अश्लील लड़का मुझे पता नहीं क्या करने को कह रहा है। कि वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कोई पसंद वगैरह नहीं करता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फियोंसे बनने का नाटक करो। ये रहा उसका कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट पूरा 1 महीने का है, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो फिर भी उसे मना कर देती है। ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को किसी भी तरह से मनाओ, मैं अपने ग्रैंडपा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जब वो अपने घर वापस आती है कि उसकी एडॉप्टिव मदर उसे कहती है कि घर वापस आ गई, अब चलो हमारे लिए खाना बनाओ, हमें काफी भूख लगी है। यानी कि ये लोग तो उसे बिल्कुल एक नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहे थे। चाओ में उससे पूछती है कि जब आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था तब क्या मेरी कोई जुड़वा बहन थी या फिर सिर्फ मैं अकेली ही थी। उसकी मदर कहती है कि तुम्हें अडॉप्ट करके हमने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, ये तो तुम्हारा बाप पीछे पड़ा था, वरना मैं तो ऐसा होने ही नहीं देती। अभी तुम ये फालतू के क्वेश्चन पूछना बंद करो और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट खरीदने बाहर जाती है कि वहाँ पर असिस्टेंट खड़ा था, चाओ में उसे कहती है कि देखो तुम मेरा इंतज़ार मत करो, मेरा जवाब ना रहने वाला है, ऊपर से मैक्स ग्रुप से तो मुझे निकाल दिया गया है, तुम इस तरह से मेरा पीछा करना बंद करो और जाकर अपना काम करो। जैसे ही वो ऊपर आती है कि उसकी माँ कहती है कि तेरा भाई कब से भूखा है, जाकर उसके लिए खाना बनाओ। जब उसे ये पता लगता है कि इसको तो कंपनी से निकाल दिया गया, कि जोर से ये चिल्लाती है कि अगर तुम पैसे नहीं कमाओगी तो तुम्हारे भाई की फीस हम लोग कैसे भरेंगे, खाने का सामान कहाँ से आएगा, तुम्हें हमारे लिए कमाना तो पड़ेगा। चाओ में को उसकी बातें काफी बुरी लग जाती है कि ये तो बस मुझे कमाने का साधन समझती है। वो अपने रूम में जाकर रो रही थी एंड अपने फादर की फोटो को देखकर कहती है कि अगर आप अभी भी जिंदा होते तो चीजें काफी अलग होती। आगे इनके घर पर कर्जे वाले आए थे पैसे मांगने, क्योंकि इस एडॉप्टिव मदर ने इनके पास से पैसे लेकर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया था और उस कंपनी का दिवालिया निकल गया। अभी ये चाओ में से कह रही थी कि क्यों ना हम इस फ्लैट को बेचकर इन कर्जे वालों को पैसे दे दे, कि वो कहती है कि नहीं, ये घर पापा ने हमारे लिए खरीदा था, मैं इसे नहीं बेचूंगी, ये उनकी आखिरी निशानी है। बस इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। माँ तो यहाँ पर उसका फोन, पापा की फोटो तक तोड़ देती है, उसकी बेइज्जती करती है वो अलग से। वो कहती है कि अगर मैंने इनको पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे। चाओ में अपने पापा की फोटो को देखकर कहती है कि आप इस घर को ना बेचे, मैं पैसों का इंतजाम कहीं से कर दूंगी। आगे वो काफी परेशान होकर जैसे ही नीचे आती है कि वहाँ पर सुयू के लोग खड़े थे कि वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। सुयू को जब इसके बारे में पता लगता है कि वो काफी खुश होकर कहता है कि इसे जल्दी से गुमान की तरह रेडी करो। आगे असिस्टेंट चाओ में को गुमान के बारे में काफी सारी बातें बता रहा था और उसे बिल्कुल वैसा ही रेडी कर देता है। अगली सुबह ग्रैंडपा अभी भी सुयू से नाराज थे कि गुमान को तुमने अभी तक क्यों नहीं ढूंढ निकाला, अगर तुम मेरी बहू को वापस लेकर नहीं आए तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। कि तभी ही असिस्टेंट चाओ में को लेकर आ जाता है। वो देखता है कि ये लड़की तो बिल्कुल गुमान की तरह दिखती है। अभी वो काफी खुश हो ही रहा था कि कहता है कि गुमान जैसी बस दिखती है, हरकतें तो अभी भी बेवकूफों जैसी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लड़की तो काफी ज्यादा बदली बदली सी लगती है। कि सुयू कहता है कि इसके माथे पर चोट लगी थी, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। ग्रैंडपा से मिलने के बाद चाओ में को काफी पछतावा हो रहा था कि उसे इस तरह से ग्रैंडपा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर उसे सच्चाई पता लग गई तो उसे काफी बुरा लगेगा। सुयू कहता है कि तुम पछता नहीं सकती, हम लोग अब काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। अगर तुमने ग्रैंडपा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तभी ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। इन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सुयू कहता है कि चाओ में, अब से मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा, वरना मैं तुम्हें सचमुच में पनिश करूंगा। तभी ही फोन की घंटी बजती है। वो कहता है कि जल्दी से अपना फोन उठाओ। वो उठा नहीं रही थी कि जैसे ही वो उसका फोन निकाल कर देखता है कि ये तो पूरा टूटा हुआ था। वो कहता है कि मैं तुम्हें नया फोन खरीद कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात में वो इसी बारे में सोच रहा था कि चाओ में बिल्कुल गुमान जैसी क्यों दिखती है। 1 साल पहले गुमान ने उसके ऑफिस में से कंपनी के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश की थी। बस इसी रीजन की वजह से वो गुमान को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो कहता है कि गुमान, क्या तुम चाओ में बनकर मेरे साथ फिर से कोई खेल खेल रही हो। अगले दिन कर्जे वाले फिर से पैसे मांगने आए थे। जब इनको पैसे नहीं मिलते कि ये लोग उसके भाई को उठाकर लेकर जा रहे थे। अब इस बात का ब्लेम भी माँ तो चाओ में पर लगाती है
कि तू मनूस कहीं की, तेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। हमें तुम्हें अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर चाओमे को सचमुच में बुरा लग जाता है कि वहाँ पर सुयू आकर कहता है कि क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं? मेरे अलावा अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म हो जाने के बाद तुमने कहा था कि तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे। वो कहता है कि मैं समझ गया। वो अपने असिस्टेंट को एक इशारा करता है। उसका असिस्टेंट उस कर्जे वाले को 5 मिलियन का चेक देकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब इतना अमीर लड़का देखकर माँ का तो रवैया ही बदल जाता है। वो कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? देखो दामाद जी, हम एक परिवार है। मैं चाओमे की माँ हूँ और ये उसका भाई है। आपसे मिलकर खुशी हुई। उसका भाई काफी सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए कहता है कि माँ, आप इस लड़के की चाटना बंद करें, क्योंकि ये अमीर लड़का चाओमे को बस रखेल बनाकर ही रखेगा। ये सुनकर सुयू को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें बोल कैसे सकते हो? जल्दी से उसे माफी मांगो। माँ कहती है कि मेरा बेटा अभी छोटा है, नादान है, तो प्लीज आप उसकी इस गलती के लिए उसे माफ कर दीजिए। सुयू कहता है कि आप तो वही है ना जिसने अभी अभी मेरी वाइफ को धक्का मारा था, तो आप भी इसे माफी मांगिए। अब इन दोनों को ही ना चाहते हुए चाओमे से माफी मांगनी पड़ती है। सुयू जानता था कि आज ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, इसलिए वो उसे किसी बार में लेकर आया था, जहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए कहती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, पर फिर भी सभी लोग मुझे ही बुली करते हैं। सुयू कहता है कि डोंट वरी, अब से तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। वो कहती है कि तुम मेरी तरफ इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो? इसीलिए क्योंकि मैं गुमान जैसे दिखती हूँ। डोंट वरी, मैं उसकी तरह होने का एक्ट अच्छे से करूँगी। इतना कहकर वो सुयू के ही कंधे पर सर रखकर सो जाती है। उसके इस तरह से करने पर सुयू को यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है। आगे वो कंपनी आ गया था, जहाँ पर उसे किसी एम्प्लॉयज़ के बनाए डिज़ाइन पसंद नहीं आते कि वो उस पर चिल्ला रहा था, पर चाओमे पीछे सो रही थी कि वो अपनी आवाज़ को धीमी कर देता है। आगे वो काफ़ी धीरे धीरे टाइप कर रहा था कि कहीं कीबोर्ड की आवाज़ से वो उठ ना जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उठ गई थी। वो रो रही थी। वो कहती है कि मुझे बुरा सपना आया, मेरी माँ ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो उसे काफ़ी प्यार से कहता है कि तुम रोना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो उसे कहती है कि मेरे फादर के बाद तुम ही वो पहले लड़के हो जिसने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। ये सुनकर सुयू एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो जाता है कि तभी ही नशे में अचानक से वो उसे किस कर देती है। लेकिन अगले सुबह वो रात के बारे में सोचकर काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी कि अब मैं सुयू का सामना कैसे करूंगी। कि तभी ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा अपनी जवानी में एक रेसर थे और अभी वो व्हीलचेयर पर बैठे थे, तो उसे पसंद नहीं आ रहा था। ग्रैंडपा की परेशानी को समझकर चाओमे उसे राइड के लिए ले जाती है। जब सुयू को उसके बारे में पता लगता है कि वो कहता है कि जाकर उस पागल लड़की को कोई रोको। ग्रैंडपा को आज चाओमे के साथ वक्त बिताकर काफी अच्छा लगा था। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही सुयू के साथ रहो। मैं जानता हूँ कि सुयू थोड़ा अकड़ू है, गुस्सैल है, पर वो दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। मैं तो काफी बुढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब टपक जाऊंगा, तो मेरे जाने के बाद वो अकेला ना रह जाए, इसलिए मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसे घर की चाबियां थमा देते हैं कि अब से तुम इस घर को हैंडल करोगी। आगे मैक्स ग्रुप की पार्टी में हम शाओशाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि सुयू को बचपन से ही काफी ज्यादा पसंद करती है। एक लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ रहा था कि ये कहती है कि तुम साइड में हटो, मैं अच्छा खासा सुयू को देख रही थी, तुम बीच में दीवार बन रहे हो। वो लड़का कहता है कि पर सुयू तो गुमान से इंगेज्ड है। कि वो कहती है कि पर गुमान का कोई अता पता नहीं, तो मेरे पास अभी भी सुयू को पटाने का चांस है। जैसे ही वो सुयू को सिड्यूस करने चाहती कि वो उसे दूर धक्का मारकर कहता है कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर शाओशाओ तो पार्टी के बीच में ही तमाशा खड़ा करने लगती है एंड कहती है कि जल्दी से मुझे किस करो, वरना मैं तुम्हारी पार्टी को खराब कर दूंगी। कि तभी ही वहाँ पर चाओमे आ जाती है। चाओमे को देखकर वो थोड़ी शॉक्ड हो गई थी कि क्या गुमान वापस आ गई है। आगे सुयू अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने में बिजी हो गया था। चाओमे को भूख लगी थी। जैसे ही वो खाना खाने आती
कि यहाँ पर उसकी मुलाकात वापस से शव से हो जाती है। शव देखती है कि गुमान का बिहेवियर तो हमेशा से ही हाई क्लास था, जबकि इस लड़की का बिहेवियर तो थोड़ा मिडिल क्लास टाइप का है। वो कहती है कि बताओ तुम कौन हो, तुम गुमान नहीं हो सकती, तुम बस उसके जैसे दिखती हो। बस इसी बात को लेकर ये दोनों झगड़ने लगती है और गलती से चाव में उसे चाटा मार देती है। सुयू आकर कहता है कि शव इस बार तुमने सच में हद पार कर दी। वो चाउमे को लेकर वहां से चला जाता है। आगे हम शव के बड़े भाई लिन को देखते हैं, जो कि लिन फैमिली का एक लौता वारिस है। वो अपने भाई से चुगली कर रही थी कि बड़े भाई किसी ने मुझे मारा। ये सुनकर उसका भाई लिन कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने लिन फैमिली की बेटी को मारने की जुर्रत की। वो पार्टी में अंदर एंटर होने के बाद कहता है कि बताओ तुम्हें किसने मारा, मैं उस बंदे को बैंकरप्ट कर दूंगा। कि वो कहती है कि गुमान ने मुझे मारा। लिन कहता है कि क्या वो वापस आ गई। वो उसे इधर उधर ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। वो शव से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम गुमान से दूर रहा करो, गुमान ने तो मुझे भी काफी बार मारा है। शव कहती है कि गुमान वापस तो आ गई पर उसका बिहेवियर पहले से बहुत ही ज्यादा अलग था। ये सुनकर वो तो इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है और ऐसे में ही वो चाउमे के घर तक भी पहुंच जाता है। वहीं ये दोनों अभी कंपनी में थे, जहां पर चाउमे सोच रही थी कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने किसी को चाटा मारा। कि वो कहता है कि माफ करना, मुझे तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे शव को लेकर तुम कुछ गलत मत समझना, वो बस मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसे कोई पसंद वगैरह नहीं करता। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। वो कहता है कि कोई रिएक्शन नहीं, क्या तुम जेलस नहीं हो। वो कहती है कि मैं भला जेलस क्यों होने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे मंगेतर हो ना कि उसके, वो तो तुम्हारी बस दोस्त है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं तो तुम्हारी फेक फियोंसे हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम ही मेरी रियल फियोंसे हो। इतना कहकर वो उसे किस कर रहा था। चाओ में भी इस बार उसे रेजिस्ट नहीं करती कि तभी ही उसकी माँ का उसे कॉल आता है कि लिन नाम का कोई लड़का तुम्हारे बारे में पूछताछ करने आया था कि तुम गुमान जैसे दिखती हो, पर मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने अच्छा किया ना। वो कॉल को कट करने के बाद सुयू को ये सारी बातें बताती है एंड कहती है कि अगर लिन ने ग्रैंडपा को सच्चाई बता दी तो पक्का उसे बुरा लगेगा। मैं जाकर लिन से बात करती हूँ, मैं उसे यकीन दिला दूंगी कि मैं ही गुमान हूँ, फिर उसे हम पर शक नहीं होगा। कि वो मना करता है कि तुम लिन के पास नहीं जाओगी। उस लिन के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गुमान हो या फिर चाउमे, उसे बस तुम्हारे चेहरे से प्यार है, पर मैं तो सिर्फ और सिर्फ चाउमे को ही पसंद करता हूँ। यहाँ पर वो थोड़ा जेलस हो रहा था। वो कहती है कि तुम मुझ पर यकीन करो, मैं गुमान होने की एक्टिंग अच्छे से करूँगी। कि वो कहता है कि तुम में गुमान का 1% भी नहीं है। लिन तो तुम्हें देखकर ही पहली ही नजर में पहचान लेगा कि तुम कोई और लड़की हो। ये सुनकर चाउमे को थोड़ा बुरा लग जाता है। आगे ये लोग तारे देख रहे थे। वो कहती है कि मेरे एडॉप्टिव फादर मेरी तरफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जब मैं छोटी थी तब एक दिन मैं बीमार पड़ गई थी और वो मुझे उठाकर 12 किलोमीटर दूर तक भागकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। इस दुनिया में अकेले वो ऐसे इंसान थे जो कि मुझसे प्यार करते थे, पर अब वो जिंदा नहीं रहे। कि वो कहता है कि तुम जब भी परेशानी में हो तब तुम मुझे याद कर सकती हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। वो कहती है कि अभी मुझे काफ़ी भूख लगी है। वो कहता है कि मैं अब भी आंटी जेंग को नूडल्स बनाने को कहता हूँ। चाउमे कहती है कि पर मेरे फादर तो अपने हाथों से मेरे लिए नूडल्स बनाते थे। ये सुनकर वो खुद नूडल्स बनाने चाहता है, पर उसे तो एक अंडा तोड़ना भी नहीं आता था। उसे इस तरह से स्ट्रगल करते देखकर वो उसका काफी मजाक उड़ाती है। सुयू कहता है कि मुझे लगता है कि शायद इन अंडों की क्वालिटी ही खराब है। वो कहती है कि अब तुम मुझे देखो कि अंडे को कैसे क्रैक करते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सिखाऊंगी। कि वो भी सुयू की ही तरह अंडे को पिचका देती है। अब मजाक उड़ाने की बारी सुयू की थी। वो कहता है कि तुमने तो बचा कुचा अंडा भी बर्बाद कर दिया, अब इस चीज के लिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा। अचानक से ही एक लड़की इनके घर में घुस जाती है और वो इस घर को अपना घर बता रही थी। सुयू कहता है कि तुम जो भी हो, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो वरना मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। कि चाउमे उसे कहती है कि ये लड़की काफी ज्यादा नशे में है, तो मुझे इसे संभालने दो। लेकिन वो लड़की चाउमे को देखकर उसे गुमान कह के बुलाती है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो मिस्टर गो यानी कि गुमान के फादर को कॉल करके बताती है
कि गुमान तो अभी भी सुयू के घर में है। आगे ये दोनों खाना खा रहे थे, जहाँ पर सुयू उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, उसे तो मैंने कभी अपने एरिया में भी नहीं देखा, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझना। चौ में जिसे नींद आ रही थी वो उसके कंधे पर ही सर रख के सो जाती है। उसकी ये हरकत सुयू को काफी ज्यादा पसंद आती है। अगली सुबह असिस्टेंट जब चलाते हुए आता है तब जाके इन दोनों की नींद खुलती है। आज ये दोनों साथ में कंपनी आए थे, जहाँ पर सुयू तो अपना काम कर रहा था, पर चाओ में ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो उससे कहती है कि तुम मुझे भी कोई काम दे दो, कि वो कहता है कि तुम ऐसे ही बैठी रहो, यही तुम्हारा काम है। अभी मैं दूसरे ऑफिस में जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे ऑफिस का ध्यान रखना। सुयू बाहर आकर अपने असिस्टेंट से किसी रुके हुए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि उसका काम पिछले 1 साल से अटका पड़ा है, तो उसे तुम वापस से शुरू कर दो। असिस्टेंट कहता है कि पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को तो असली वाली गुमान ने चुरा लिया था। अभी उस गुमान का कोई अता पता नहीं। अगर हमने अभी उस प्रोजेक्ट में वापस से काम करना शुरू किया तो क्या पता कोई गड़बड़ हो जाए और हमारे सारे पैसे डूब जाए। और वो लड़की चाओ में वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, क्या पता वही लड़की गुमान हो और वापस से आपको धोखा दे रही हो। सुयू कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जाकर मीटिंग की तैयारी करो। जैसे ही सुयू वहाँ से जाता है कि ये असिस्टेंट एक सड़ा हुआ मुंह बनाता है। आगे कंपनी की बोर्ड मीटिंग में सुयू सभी लोगों को बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट को वापस से शुरू करना चाहता है, क्योंकि ये उसकी कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सभी लोगों को सुयू का ये आइडिया काफी पसंद आता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल एक रियल बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है। वो सभी लोग अग्री हो गए थे, पर एक बंदा नहीं होता। वो कहता है कि मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं कि अगर तुमने इस प्रोजेक्ट में वापस से काम शुरू किया तो ये हमारी कंपनी को डुबा देगा। पर सुयू उसकी बात नहीं मानता कि सभी लोग मुझसे अग्री हो गए हैं, अब तुम अकेले का वोट कोई मायने नहीं रखता। आगे चाओ में को उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कहती है कि पर मेरा तो कोई दोस्त नहीं। जब वो वहाँ पर जाती है कि वहाँ पर लेन खड़ा था। वो कहता है कि गुमान तुमसे मिले काफी वक्त हो गया। कि वो कहती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि गुमान क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? ये वही समंदर किनारा है जहाँ बचपन में हम साथ में खेला करते थे। क्या तुम्हारा मेमोरी लॉस्ट हो गया है या फिर तुम्हारे सिर पर चोट लग गई है कि वो सिर दुखने का नाटक करने लगती है। लेन कहता है कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें सारी पुरानी मेमोरीज को याद दिलाऊंगा। इतना कहकर वो इस वेडिंग रिंग को बाहर निकालता है एंड उसे पूछता है कि क्या तुम इसे पहचान पा रही हो? वो उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था? वो कहता है कि मैंने नहीं, बल्कि इस रिंग को लेकर तुमने सुयू को शादी के लिए पूछा था। उस दिन वहाँ हमारे सारे फ्रेंड्स खड़े थे, पर उस निर्दयी कठोर सुयू ने तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं उस सुयू की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुमने उस दिन मुझे पूछा होता तो मैं तो फटक से मान जाता। चाओ में कहती है कि पर तुम ऐसी लड़की को क्यों पसंद करते हो जो कि किसी और लड़के को पसंद करती हो? तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। वो कहता है कि उस सुयू में रखा ही क्या है, वो एक नंबर का खड़ूस लड़का है, उसे बस काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता। पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, हैंडसम हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही वक्त है। चाओ में कहती है कि फिर तो सुयू तुमसे बेहतर हुआ, वो खुद पैसे कमाता है, ना कि तुम्हारी तरह पापा के पैसे उड़ा रहा है। ये सुनकर लिन को थोड़ा बुरा लग जाता है कि वो उसे कहती है कि पर तुम सुयू से ज्यादा क्यूट हो। ये सुनकर लिन वापस से खुश हो जाता है और गुमान से जुड़ी हुई सारी बचपन की बातें उसे बताने लगता है कि बचपन में वो लोग किस तरह से रहते थे। चाओ में उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा पक रही थी कि वहाँ सुयू वो चाओमी के लिए खाना बनाना सीख रहा था। असिस्टेंट आकर कहता है कि छी ये क्या है? आंटी सैंग इतना गंदा खाना कैसे बना सकती है? आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, मैं उसे फायर कर दूंगा। कि सुयू कहता है कि ये खाना मैंने बनाया है। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर सुयू उसे अपने सामने बिठाकर उसे अपना बनाया खाना टेस्ट कराता है एंड कहता है कि चाओ मैंने मुझे ये सिखाया था, तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? असिस्टेंट कहता है
कि दिखने में तो काफी बेकार है पर इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे चेयरमैन चाओमे के आने के बाद आप काफी ज्यादा बदल गए हैं। गुमान और चाओमे दोनों ही दिखने में एक जैसी है पर आप गुमान से काफी नफरत करते हैं पर चाओमे से प्यार करते हैं। इस पर सुयू बस इतना कहता है कि चाओमे को मैं अपनी रियल वाइफ बनाना चाहता हूँ। वैसे गुमान उसका अभी तक कोई पता नहीं चला तो उसे तुम ढूंढना जारी रखना। तभी ही उसे किसी का कॉल आता है कि ये उस बंदे से बात करने बाहर चला जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट का कैरेक्टर हमें थोड़ा मिस्टीरियस दिखाया गया है कि वो कुछ तो छुपा रहा है। वहीं लिन बचपन की बातें करते करते थककर सो गया था कि वो वापस से उठकर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद ना आया हो तो डोंट वरी, मैं वापस से तुम्हें वो सब कुछ फील कराऊंगा। चाओमे उसे कहती है कि देखो तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और किसी अच्छी लड़की के साथ सेट हो जाओ। कि वो कहता है कि नहीं, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। वो काफ़ी क्यूट सा फेस बनाकर उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो मना कर देती है कि ये कहता है कि मुझे तुमसे और भी ज्यादा ढेर सारी बातें करनी है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। शाओ शाओ भी इसी बीच पर आई थी। दरअसल में ये बीच लिन फैमिली से बिलोंग करता है। जब वो इधर उधर देख रही थी कि उसकी नज़र चाओमे पर पड़ जाती है। वो कहती है कि ये लड़की यहाँ आकर किसी और मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। वो जल्दी से सुयू को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ तो यहाँ पर किसी और के साथ है। शाओ शाओ को देखकर लग रहा था कि शायद उसे पता नहीं कि वो दूसरा लड़का उसका भाई लिन है। अगले सीन में ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ पर लिन वापस से अपनी बचपन की बातें शुरू कर देता है। तभी ही वहाँ पर शाओ शाओ आकर कहती है कि अभी ही मैं इसे रंगे हाथ पकड़ती हूँ। लेकिन लिन को देखकर वो थोड़ी शॉक्ड होती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। लिन कहता है कि क्या तुम हमारा पीछा कर रही थी, यहाँ से निकलो, तुम मेरी डेट को खराब कर रही हो, ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है। पर शाओ शाओ कहती है कि लेकिन मैंने तो यहाँ पर किसी और को भी बुलाया है। अगले सीन में सुयू भी यहाँ पर आ गया था। सुयू को ऐसा लगता है कि चाओमे मेरी पीठ पीछे लिन से डेट कर रही है, इसलिए वो जेलस होकर शाओ शाओ के साथ टची होने लगता है। ये सब कुछ वो चाओमे को दिखाने के लिए ही कर रहा था। चाओमे जेलस होकर वहाँ से जा रही थी कि ये कहता है कि चुपचाप तुम यहाँ पर बैठो। चाओमे उसे कहती है कि मुझे डर था कि लिन को कहीं हमारी सच्चाई के बारे में पता ना लग जाए, इसलिए मैं तो बस थोड़ी देर उससे बात कर रही थी कि वो जोर से चिल्लाता है कि अगर इसको पता लगना है तो लग जाए। यहाँ पर वो उगलने ही वाला था कि ये लड़की गुमान नहीं बल्कि चाओमे है कि वो उसे बातों में उलझाकर रोकने की कोशिश कर रही थी कि ये जोर से चिल्लाता है कि तुम मेरे साथ इसीलिए थी क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, अब लिन के साथ इसीलिए आई हो क्योंकि तुम्हें अब ये रिच लगता है। सुयू की इतनी कड़वी बात तो चाओमे के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा देती है। वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। आगे सुयू को पछतावा हो रहा था कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो उसे माफी मांगना चाहता था मगर वो तो उसका फोन उठाती ही नहीं। तभी ही वहाँ पर शाओ शाओ आकर उसे कहती है कि तुम मुझे किस करो, क्या आज रात हम दोनों साथ में गुजार सकते हैं। कि वो कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। तभी ही उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है कि चाओमे की माँ हमारे घर पर आई है। ये सुनकर वो भागकर घर पहुंचता है। चाओमे की माँ कहती है कि मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। तुमने जो हमें पैसे दिए थे वो सारे तो पूरे हो गए। सुयू को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था कि ये कैसी माँ है, इसकी बेटी खो गई पर अभी भी इसे सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। वो उसे पैसे देकर वहाँ से भगा देता है कि आप यहाँ पर दोबारा मत आना। उसके चाहते ही ग्रैंडपा सुयू पर जोर से चिल्लाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, तुमने गुमान को लेकर मुझसे झूठ बोला। वो कहता है कि गुमान अभी तक नहीं मिली, आप ऑपरेशन नहीं करा रहे थे तो मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। वैसे हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन ही है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वहीं चाओमे घर वापस आ गई थी। उसकी माँ आकर कहती है कि तुम घर वापस क्यों आ गई, क्या तुम्हारा उस अमीर पति के साथ झगड़ा हो गया है? अगर ऐसा है तो जाकर उसके साथ सुलह कर लो। देखो तुम्हारा भाई कॉलेज जाने लगा है तो उसकी फीस कौन भरेगा, हमारे रोज के खर्चे उसे कौन उठाएगा। ये सुनकर वो उसे एक क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है
कि आप थोड़े दिन के लिए इसे यूज कर लीजिए, कल से मैं काम पर चली जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की चाव में है या फिर गुमान है, पर तुम अपनी बताओ, क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो या फिर तुम दोनों बस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में थे? देखो, तुम मेरे सामने झूठ बोल सकते हो पर अपने आप से नहीं। ये सुनकर सुयू को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है और वो सोचता है कि वो चाओ मे को जिस तरह से पसंद करता है, इस तरह से तो उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को पसंद नहीं किया। अगले दिन चाओ मे अपनी जॉब पर चली गई थी। उसे समंदर किनारे का ध्यान रखना था। वो अपना काम अच्छे से कर रही थी कि तभी ही वहाँ पर लिन और शव शव आ जाते हैं। शव शव कहती है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? लगता है कि तुम पूरी पागल हो गई हो। लिन कहता है कि मैं समझ गया, पक्का तुम यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करने आई हो ना? तुम शुरू से शुरुआत करना चाहती हो? तुम तो काफी टैलेंटेड निकली। शव शव कहती है कि उस दिन तुम्हारा और सुयू का ब्रेकअप हो गया था, तो अब से मैं खुलेआम उसे पटाने की कोशिश करूंगी। तुम इस समंदर किनारे का ध्यान रखो, मैं सुयू का ध्यान रखती हूँ। वहीं सुयू अभी कंपनी में था और उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था कि वहाँ पर शव शव आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। सुयू उसे दूर धक्का देता है, पर बार बार ये चिपकली की तरह चिपक रही थी कि वो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। शव शव कहती है कि मुझे इतना करीब देखकर तुम्हारी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज चल रही है। वो कहता है कि दिल इस तरफ होता है ना कि इस तरफ। तुम बकवास करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर शव शव वहाँ से चली जाती है। अभी वो सोच रही थी कि मैं इसे इतना पसंद करती हूँ, मैंने इसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, फिर भी ये मुझे पसंद क्यों नहीं करता। अगले सीन में असिस्टेंट के पास से वो अपनी हार्ट बीट चेक करा रहा था। जब वो गुमान के बारे में सोचता है तो उसकी हार्ट बीट काफी नॉर्मल रहती है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो चाओमे के बारे में सोचता है कि उसकी हार्ट बीट घोड़ी की तरह तेज दौड़ने लगती है। इसको देखकर तो असिस्टेंट भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या है, कहीं सुयू का दिल फटकर बाहर ना आ जाए। वहीं चाओमे ने लिन को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो गुमान नहीं है। लिन कहता है कि पिछले 1 साल से गुमान गायब है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। आगे चाओमे जब घर वापस आती है कि उसका छोटा भाई अब उसे काफी रिस्पेक्ट से बात करने लगा था। वो कहता है कि तुम अपने कमरे में जा रही हो तो थोड़ा संभल कर। चाओमे को अपने भाई की बात समझ में नहीं आती। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है कि वहाँ पर तो सुयू आया था। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो, ये मेरा रूम है। वो कहता है कि तुम जानती नहीं कि मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी हार्ट बीट सुनाने आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरा ये दिल तुम्हारे लिए ही सिर्फ और सिर्फ धड़कता है। कि वो दोबारा उसे कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, लेकिन वो छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज तुम मुझे जाने को मत कहो। सुयू यहाँ पर उसे काफी प्यार से मना रहा था कि वो मान जाती है। बाहर मदर अपने बेटे के कान बंद कर देती है कि तुम अभी काफी छोटे हो, ये सारी आवाजें मत सुनो। वहीं ये दोनों भाई, दोनों के ही दिल टूटे हुए थे। बेचारे अपने टूटे दिल को लेकर थोड़ा सा रोना रोते हैं और उसके बाद बीच पर खेलने लगते हैं, यानी कि वो दोनों ज्यादा देर तक अपसेट नहीं रहते। अगले दिन ग्रैंडपा ऑपरेशन के लिए मान गए थे। कुछ दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। वो कहते हैं कि तुम दोनों को साथ देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। चाओमे, तुम इस गधे को छोड़कर मत जाना, हमेशा ही उसके साथ रहना। मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी होते हुए देखना चाहता हूँ। आगे ग्रैंडपा अकेले में सुयू से कहते हैं कि 1 साल पहले गुमान ने उस प्रोजेक्ट के डेटा चुराकर मिस्टर गू को थमा दिए, उसके बाद से वो गायब हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट में काम मत करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है, तो हमें इस पर काम करना चाहिए, इससे सबका फायदा होगा। लेकिन अभी अभी ग्रैंडपा ने जो उसे कहा, इससे वो कंफ्यूज हो गया था कि उसे इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए या फिर नहीं। तभी ही चाओमे आकर उसे इनकरेज करती है। वो उसे कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट के मामले में किसी गांव में जाने वाला हूँ। मेरे जाने के बाद यहाँ पर तुम किसी मुसीबत में या खतरे में पड़ो तो तुम उसका सोल्यूशन खुद से ही निकाल लेना, मेरे पीछे पीछे उस गांव में मत आना। वो उसे पूछती भी है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे उस गांव में क्यों नहीं आ सकती। इस पर वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन जाने से पहले वो उसे काफी कटल कर रहा था कि वो उसे कहती है
कि तुम मुझे याद रखना, भूल मत जाना। सुयू अपना फोन भूल गया था। जैसे ही वो उसका फोन लेने उसके रूम में जाती है कि असिस्टेंट वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। उसका बर्ताव काफी ज्यादा अजीब था। वो कहता है कि मैं तो यहाँ सुयू का फोन ढूंढने ही आया था। इतना कहकर वो चला जाता है, पर चाओमे को उस पर शक हो गया था। आगे जब ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं कि हमें पता लगता है कि ये असिस्टेंट तो मिस्टर गू के साथ मिला हुआ है। सुयू जब इंस्पेक्शन का काम करने के लिए उस गांव में जाता है कि सारे गांव वाले उसे मिस्टर गू का आदमी समझकर उसे यहाँ से भगा रहे थे कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, हमें गू फैमिली के साथ कोई काम नहीं करना है। दरअसल में इन गांव वालों ने मिस्टर गू की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, पर उन सभी के पैसे डूब गए थे। अगले दिन चाओमे उसी गांव की तरफ आ रही थी। वो याद करती है कि ग्रैंडपा ने उससे कहा था कि गुमान ने खुदकुशी कर ली है। उसका बाप यानी कि मिस्टर गू उस पर काफी दबाव डालते थे, उसके पास से जबरदस्ती सारे काम करवाते थे जो कि उस बेचारी को पसंद भी नहीं थे, इसीलिए उसने ये कदम उठा लिया। अभी सुयू जिस गांव में गया है वहीं पर मिस्टर गू भी है। ये सुनकर चाओमे को उसकी फिक्र होती है। वो कहती है कि मैं वहां जाकर अभी सुयू को ये बात इन्फॉर्म करती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम वहां पर नहीं जाओगी, वहां पर खतरा है, असिस्टेंट सुयू के साथ है, तो तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करो। पर इन्हें क्या पता कि सारे फसाद की जड़ तो ये असिस्टेंट है। यहाँ पर असिस्टेंट अपना असली रंग दिखा ही देता है कि वो मिस्टर गू के लिए काम करता है क्योंकि वो उसे ज्यादा पैसे देते हैं। चाओमे जब उस गांव में एंटर होती है कि मिस्टर गू के लोग उसे पकड़कर उसके पास लेकर आते हैं, जहां पर वो उसे बताते हैं कि तुम गुमान की छुड़वा बहन हो और मेरी सगी बेटी। बचपन में हम काफी गरीब थे, दो बच्चों को पालने के हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, पर किस्मत का खेल तो देखो, तुम मुझे दोबारा मिल गई। ये सुनकर चाओमे थोड़ी शॉक्ड होती है। असिस्टेंट सुयू को बताता है कि गांव वालों के साथ उसका जो झगड़ा हुआ वो सब कुछ न्यूज में आ गया है। उसके साथ साथ कंपनी की रेपुटेशन भी अब मिट्टी में मिल गई है, जिस वजह से कंपनी के स्टॉक धीरे धीरे करके गिर रहे हैं। जल्दी ही उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। मिस्टर गू कहता है कि मैं यही चाहता था, मैं जल्दी ही मैक्स ग्रुप को खरीदकर उसका अगला चेयरमैन बन जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर चाओमे उसे बताने की कोशिश करती है कि उसकी इसी हरकत की वजह से गुमान ने अपनी जान ली, लेकिन यहाँ मिस्टर गू को तो अपनी गलती नजर ही नहीं आती। वो कहते हैं कि सुयू ने गुमान को रिजेक्ट किया, इसलिए वो मर गई, वो मेरे किसी भी काम की नहीं। ये सुनकर चाओमे चुप हो जाती है कि ये बंदा तो अपने आप को गलत समझ ही नहीं रहा, एंड जो इंसान खुद को गलत नहीं मानता उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। आगे मिस्टर गू ने सुयू को किडनैप कर लिया था। वो उसे पूछ रहे थे कि कंपनी के प्रॉपर्टी पेपर कहाँ पर है। सुयू जब उसे नहीं बताता कि ये उसे मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी जल्दी ही डूबने वाली है और मैं उसे जल्दी ही खरीद लूंगा। वहीं कंपनी के स्टॉक धीरे धीरे करके गिर रहे थे कि तभी ही वहां पर ये दोनों भाई बहन आकर सारे स्टॉक लिन फैमिली के नाम से खरीद लेते हैं और कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा लेते हैं। आगे चाओमे पुलिस को यहाँ पर बुलाकर लेकर आई थी, जो कि मिस्टर गू को अब हैंडल करते हैं। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि मिस्टर गू को जेल की सजा हो गई है। उसने बिजनेस में काफी सारे घोटाले किए, आम जनता के बहुत सारे पैसे खा लिए हैं। आगे ये दोनों शहर वापस आ गए थे, जहां ग्रैंडपा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। अब से वो चलने फिरने लगे थे। वो कहते हैं कि जिंदगी में बस तुम दोनों की शादी देखना ही बाकी है, फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। चाओमे कहती है कि पर मैं शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंडपा जब इसका रीजन पूछते हैं कि वो कहती है कि कोई मुझे शादी के लिए पूछे तो मैं शादी करूँ ना। ग्रैंडपा सुयू को मार कर कहते हैं कि गधे, तूने क्या इसे अभी तक प्रपोज नहीं किया। वो कहता है कि मैं करने ही वाला था, पर ये सारी मुसीबतें आ गई। इतना कहकर वो उसे गिफ्ट में ये फोटो देता है जो कि टूट गई थी। सुयू यहाँ पर उस फोटो को देते हुए कहता है कि क्या तुम उसे शादी करोगी। इस पर वो हाँ कहती है। अगले सीन में ये दोनों साथ में मिलकर तारे देख रहे थे, जहाँ पर वो सोचता है कि चाओमे अब से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इसी के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।